हेलो एवरीवन, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सबका, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट म्यूजिक में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी पे लग गए होंगे, क्योंकि तैयारी आपको कंटिन्यूसली करना है। आपका नज़दीक में एग्जाम है तो कंटिन्यूसली आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, ठीक है। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। इससे जुड़े कौन कौन से टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चैनल पे अगर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ फटाफट से वीडियो आप तक पहुँच जाए। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इस क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम यहाँ पढ़ते हैं, जैसे हम विद्युत धारा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा क्या होता है, इससे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं ना, विद्युत धारा किसी चालक में प्रति सेकेंड में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। यानी किसी भी चालक में एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रभावित हो रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इससे जुड़े कुछ हम लोग सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रही है। पहला सवाल से क्या पूछा है कि निम्न में कौन सा सुचालक है। अब सुचालक क्या है, सुचालक यानी कि वे पदार्थ जो विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने दे, ठीक है, प्रवाहित होने दे, यानी कि जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से पार हो सके। तो इनमें से कौन सा पदार्थ सुचालक है, ये आपको बताना होगा। जैसे ऑप्शन में दिया है आपका रबर, लकड़ी, प्लास्टिक या तांबा। तो देखिए रबर जो है क्या है, एक अधातु है और रबर से होते हुए हमारा विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। लकड़ी भी क्या है, एक अधातु है और लकड़ी से भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। हाँ, हालांकि अगर लकड़ी गीला है, मान के चलिए लकड़ी पानी से भीग गया है, गीला हो गया है, तब उससे विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है। लेकिन अगर लकड़ी सूखा है, ठीक है, तो सूखी लकड़ी पे जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, तांबा। तांबा एक धातु है और धातु का हम लोग गुण पढ़ चुके हैं धातु के चैप्टर में, कि धातुएं विद्युत का सुचालक होती है, यानी धातुएं से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, ठीक है। प्लास्टिक क्या है, एक अधातु है, अधातु से कभी भी जो है विद्युत धारा हमारा पार नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तांबा क्या है, सुचालक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हाँ, चलिए सुचालक को हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझ लेते हैं कि सुचालक होता है क्या। देखिए यहाँ पे आप पढ़ के समझ सकते हैं कि सुचालक क्या है सुचालक ऐसे ठोस पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके उन्हें सुचालक कहते हैं, ठीक है। ऐसे ठोस पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके उन्हें हम सुचालक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, विद्युत के सुचालक है, क्योंकि ये सब क्या है, धातु हैं और धातुएं जो है विद्युत के सुचालक होते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछे है निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक है। अभी एक होता है सुचालक, एक होता है कुचालक। कुचालक का मतलब क्या हुआ, सुचालक के जस्ट ऑपोजिट, ठीक है। कौन सा कुचालक है, क्या क्या ऑप्शन में है, रबर है, रबर, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा रबर। रबर क्या है, कुचालक है, क्योंकि रबर से होते हुए विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। अब कुचालक किसे कहते हैं ना, ऐसे ठोस पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाता है उन्हें कुचालक कहते हैं। जैसे रबर, प्लास्टिक, लकड़ी आदि ये सब क्या है, कुचालक है, ठीक है। आइए समझ में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा द्रव विद्युत का चालन करता है। कुछ विलयन भी हैं, कुछ द्रव विलयन भी हैं जो विद्युत का चालन करते हैं। कौन सा द्रव है जो विद्युत का चालन करता है, देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्या, कि चीनी पानी का घोल। ऑप्शन बी में दिया हुआ है क्या, नींबू का रस। ऑप्शन सी में दिया है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो नींबू का रस जो है विद्युत धारा का प्रवाहित करती है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, नींबू पानी, ठीक है। चीनी पानी में जो है विद्युत धारा का चालन नहीं होता है, चीनी पानी विद्युत धारा का अक्रिय बना देता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है, कौन सा घोल है जो विद्युत का कुचालक है। नींबू का रस, अभी जस्ट हमने पढ़ा कि नींबू का रस में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो नींबू का रस तो कुचालक नहीं है। नल का पानी, सिरका, अशुद्ध जल। देखिए नल का पानी भी क्या है, एक जल जल जो है विद्युत का सुचालक है, ठीक है। अक्सर हमें कहा जाता है कि अगर हमारे हाथ गीले हैं तो हम गीले हाथों से किसी भी स्विच को ऑन ना करें, हो सकता है कि हमें झटका लग जाए, क्योंकि जल क्या है, विद्युत का सुचालक है। सिरका क्या है, सिरका भी एक पेय पदार्थ है, ये भी हमारे क्या है, विद्युत का सुचालक है। तो फिर कुचालक कौन हो गया हमारा,
अशुद्ध जल जो है, अशुद्ध जल, ठीक है, यानी इम्प्योरिटीज वाटर, ये क्या है हमारा विद्युत का कुचालक है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 से पूछ रहा है क्या, बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करते हैं क्योंकि, देखिए आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो लोग जो इलेक्ट्रिसिटी के जब काम करते हैं हाथों में अपने ग्लव्स लगा लेते हैं रबड़ के, ठीक है। क्यों लगाते हैं रबड़ के ग्लव्स, ये इसकी क्वेश्चन यहाँ पे दी गई है। चलिए समझते हैं क्यों लगाते हैं। क्या सामान पकड़ने में आसानी होती है इसलिए लगाते हैं, या फिर हाथ में जलन नहीं होती इसलिए लगाते हैं, या फिर हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है इसलिए लगाते हैं, या फिर हाथ में घर्षण नहीं होता इसलिए लगाते हैं। तो देखिए इन ऑप्शंस को पढ़ के आपको ये समझ में आ रही है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, आप समझ ही गए होंगे। हम लोग बिजली के झटके से बचने के लिए जो है ना हैंड ग्लव्स लगाते हैं, यानी कि रबड़ के दस्ताने लगाते हैं, ठीक है, ना कि किसी सामान को अच्छे तरीके से पकड़ने के लिए, उसमें हाथों में जलन ना हो इस चीज़ के लिए, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन सी है। हम हाथ में बिजली का झटका से बचने के लिए ही दस्ताने का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विद्युत धारा का किस प्रभाव का उपयोग बल्ब में होता है। अब विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा तो हमने परिभाषा पढ़ लिया है। अब विद्युत धारा का कुछ प्रभाव होते हैं। विद्युत धारा के 3 प्रभाव होते हैं। क्या क्या है मैं बताता हूँ। 3 प्रभाव है आपका। पहला प्रवाह है विद्युत उष्मीय प्रभाव है, रासायनिक प्रवाह है और चुंबकीय प्रवाह है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल है कि बल्ब में कौन सा प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो बल्ब में जो है ना विद्युत उष्मीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। अब उष्मीय प्रभाव का उपयोग क्यों किया जाता है यहाँ पे, क्योंकि बल्ब जो है ना, जब विद्युत धारा बल्ब में प्रभावित की जाती है तो बल्ब गर्म होता है, गर्म हो गया कि उसमें उष्मा पैदा होती है और उस उष्मा के कारण ही वो जलता है, उसकी चमक बढ़ती है, ठीक है। आपको पता ही होगा कि बल्ब में जो है ना टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। बल्ब में एक छोटा सा धातु आप देखे होंगे बल्ब के अंदर में, तो बल्ब के अंदर में वो जो छोटा सा धातु है वो क्या है, टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन में जब विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो वो उष्मा पैदा करती है, पूरा गर्म होता है और उस गर्म के कारण क्या होता है, चमकने लग जाता है और उसी चमक के कारण हमें रोशनी दिखाई देती है, ठीक है। सिर्फ बल्ब में ही नहीं, अब विद्युत धारा का अगर उष्मीय प्रभाव उनका है तो उष्मीय प्रभाव आपका, आप घरों में यूज़ होने वाले जो हीटर है जिससे हम खाना पकाते हैं, तो हीटर में भी जो है ना उष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव उसमें उपयोग किया जाता है। क्योंकि हीटर जब गर्म होता है वो क्या देता है, हमें हीट देता है, उष्मा देता है, तो वो एक उष्मीय प्रभाव है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमारा ये क्लियर हो गया है कि बल्ब में क्या प्रभाव उत्पन्न होती है, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव उत्पन्न होती है, ठीक है। उसी वजह से हमारा जो है ना बल्ब चमकता है और हमें रोशनी मिलती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में क्या क्वेश्चन दिया है कि विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है। विद्युत धारा का किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है, आपको बताना होगा। देखिए सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि विद्युत लेपन होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे जो विद्युत लेपन है, चलिए आइए विद्युत लेपन को समझते हैं। जैसे यहाँ पे विद्युत लेपन का परिभाषा दी गई है, समझते हैं। विद्युत लेपन क्या होता है ना, विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत लेपन क्या है, एक धातु पे, कोई भी एक धातु है उसके ऊपर दूसरी धातु का परत को चढ़ाना, ठीक है, दूसरी धातु का परत को चढ़ाना यानी निक्षेपित करना, उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत लेपन के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा घर में जो यूज़ करने वाला नल है या फिर बहुत सारे ऐसे धातुएं हैं जिनमें एक चमक होती है, ठीक है, जिनमें एक अलग ही चमक दिखती है, वो चमकदार दिखते हैं। तो उनको चमकदार वो ऐसे ही नहीं होते, उनको चमकदार बनाया जाता है, यानी कि उसमें एक दूसरी धातु का परत चढ़ा कर उसे चमकदार बनाया जाता है। लोहे में, ठीक है, जैसे आप देखे होंगे जो नया साइकिल होता है तो उसकी जो हैंडल होती है वो एक चमकदार होती है। उसमें क्या है ना, क्रोमियम का परत चढ़ाया जाता है। लोहा है, लोहे के साथ उसमें क्या किया जाता है, क्रोमियम का परत चढ़ाया जाता है जिसमें एक अलग ही चमक आती है, ठीक है। तो हमारा सवाल क्या है यहाँ पे 7 नंबर पे कि विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है। विद्युत लेपन में होता है तो वो कौन सा प्रभाव है, विद्युत लेपन कौन सा प्रभाव, ये कब बताना होगा। क्या विद्युत लेपन उष्मीय प्रवाह है, चुंबकीय प्रवाह है या रासायनिक प्रवाह है। देखिए एक धातु के ऊपर हम दूसरा धातु चढ़ा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये रासायनिक प्रभाव है, उष्मीय प्रभाव नहीं है। उष्मीय प्रभाव इसलिए नहीं है क्योंकि विद्युत लेपन में उष्मा उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है, वो हमें रोशनी या हीट नहीं देती है। क्या होता है उसमें, एक चमकदार वस्तु पैदा होती है। तो इसमें क्या होता है, रासायनिक प्रभाव होता है, विद्युत लेपन में रासायनिक प्रभाव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब विद्युत लेपन क्या होता है इसकी परिभाषा भी आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है।
देखिए अभी मैंने कहा कि धातु का एक धातु के ऊपर दूसरी धातु को परत कर चढ़ाना विद्युतलेपन कहते हैं। क्यों करते हैं हम लोग? ताकि उसमें चमक बनी रहे, और कहीं कहीं पे इसलिए भी करते हैं ताकि उसमें जंग ना लगे, ठीक है। क्योंकि लोहे में जंग लगता है, आपको पता होगा कि लोहे को अगर हम खुला छोड़ दें तो वो वायु की उपस्थिति में क्या होगी, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वो जंग लग जाता है उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सवाल है कि लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? आपने देखा होगा लोहे के पुलों, बहुत सारे लोहे के पुल जैसे यानी कि रेलवे ट्रैक पे भी जो है रेलवे यानी कि रेलवे लाइन को जो है जब नदी क्रॉस कराया जाता है तो उसमें लोहे का पुल बनाया जाता है। तो उस लोहे का पुल को जंग से बचाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, ये को बताना है। तो उस लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जिंक का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 9 में आपसे पूछा है सवाल क्या है कि खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? आपने देखा होगा बहुत से लोहे के डिब्बे में खाद्य पदार्थ पैक किया जाता है, तो उसमें कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ताकि खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखा जा सके। तो उसमें एल्युमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम की वजह से आप देखे होंगे वो चमकदार होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है जब किसी चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो मुख्य प्रवाह उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? किसी भी चालक से होकर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या क्या प्रभाव उत्पन्न होते हैं, ये आपको बताना होगा। 3 प्रभाव उत्पन्न होते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि विद्युत धारा के 3 प्रभाव होते हैं। क्या क्या? एक होता है स्मूहीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव। ये तीनों ही प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कह रहा कि एक ही साथ ये तीनों प्रभाव उत्पन्न नहीं होते हैं। मैंने कहा कि किसी भी चालक पे ये 3 प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। जब विद्युत धारा प्रभावित होती है तो ये 3 प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। क्या क्या है? ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव। तो ऑप्शन यहाँ डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। सवाल आपका था कि किसी भी विद्युत चालक में जब विद्युत धारा प्रभावित होती है तो क्या प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं? ये इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे इनमें से सभी इसलिए हम यहाँ पे आंसर देंगे क्योंकि ये तीनों ही प्रभाव किसी चालक में उत्पन्न हो सकता है। अब डिपेंड करता है चालक पे कि चालक क्या है। अगर बल्ब है तो बल्ब में ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होगा, ठीक है। अगर विद्युत लेपन हो रहा है तो रासायनिक प्रभाव होगा, और अगर किसी में क्या क्या है, मोटर अगर है, मोटर को चलाना है, जैसे जनरेटर हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी मोटर। जनरेटर का काम क्या है कि जनरेटर का काम ये है कि वो विद्युत धारा को क्या उत्पन्न करता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग आगे की कक्षा में बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे जब आप लोग क्लास 10 में आएंगे, 9 में आएंगे, ठीक है। तो इससे जुड़े और भी सवाल आपसे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। अभी का जानकारी बस इतना ही रखिए आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन 11 में आपसे पूछा है टेस्टर है, टेस्टर यानी कि उसको और एक नाम से क्या जाना जाता है, संपरिचित्र। टेस्टर क्या है? टेस्टर नामक युक्तियाँ आधारित हो सकती है विद्युत धारा के, यानी विद्युत धारा के किस प्रभाव के पे आधारित है ये बताना है। यानी हम लोग टेस्टर का यूज़ किस में करते हैं, क्या उसमें प्रभाव में करते हैं, चुंबकीय में करते हैं, या फिर ए भी दोनों में करते हैं, या फिर इनमें से किस कोई नहीं, तो ए भी दोनों में करते हैं। टेस्टर का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? हम लोग अक्सर टेस्टर का उपयोग करते हैं विद्युत धारा को जांच करने के लिए। तो उसमें प्रभाव और विद्युत चुंबकीय प्रभाव दोनों में करते हैं, ठीक है ना, दोनों में करते ही हम लोग। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत धारा का हीन चालक है? कौन सा पदार्थ विद्युत धारा का हीन चालक है? अब हीन चालक का यहाँ पे एक वर्ड आया, हीन का मतलब क्या होता है? हीन का मतलब होता है कम, है ना। हीन का मतलब होता है कम, यानी कि कौन सा चालक है जो जिसमें विद्युत धारा कम प्रवाहित होती है परंतु कम मात्रा में होती है, ठीक है। क्या नींबू पानी है, साबुन पानी है, आशुद्ध जल है? तो आशुद्ध जल यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। आशुद्ध जल जो है इसमें हमारा विद्युत धारा बिल्कुल भी कम प्रभावित होती है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन 13 पे लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक के प्रभाव को क्या कहते हैं? जैसे इलेक्ट्रॉनिक के प्रभाव, स्टार्टिंग में मैंने विद्युत धारा का परिभाषा बताया, तो उसमें मैंने बताया कि प्रति सेकंड में आवेश का जो प्रभाव है, आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रभाव है, उसी को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पर भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक के प्रभाव को हम किस नाम से जानते हैं? विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 14 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 समझ लेते हैं ध्यान से। जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है। यह किस प्रभाव के कारण होता है? किसी भी चालक विलयन यानी किसी भी विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं तो उसका रंग परिवर्तन हो जाता है। यह किस परिवर्तन को दर्शाता है, ये आपको बताना है। क्या यह विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है,
विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह है या इनमें से कोई नहीं है। देखिए रंग में परिवर्तन, ठीक है, रंग में परिवर्तन होना रासायनिक प्रवाह है, क्योंकि रंग में परिवर्तन होने के बाद पुनः वो रंग हमें वापस नहीं मिलेगा। तो ये हमारे क्या है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रवाह है। ऑप्शन ए इसका हमारा राइट आंसर है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन 15 में से पूछा है क्या कि किसी धातु पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि किसी भी धातु पर एक दूसरे धातु का परत चढ़ाना क्या कहलाता है। तो हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, कुछ क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि उसे हम विद्युत लेपन के नाम से जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत लेपन। किसी भी धातु पे इच्छित धातु का परत चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं, अब आता है क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में अभी हमारा सवाल क्या दिया है कि पानी में, अब जानते कि पानी में जो है ना 2 यौगिकों का मिश्रण है, क्या क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, उनका अनुपात कितना है को बताना होगा। पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, तो पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात जो है 2:1 है, ठीक है, 2:1। यहाँ पे कन्फ्यूजन करने वाली बात है, कन्फ्यूजन करने वाली बात ये है, अगर आपसे ये सिर्फ यही पूछा जाए कि कितना अनुपात है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कितना अनुपात है, तो आप 2:1 करेंगे। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि उनके भार का यानी कि द्रव्यमान का कितना अनुपात है, पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का द्रव्यमान का कितना अनुपात है, तब आपका आंसर होगा 8:1, ठीक है, 8:1। 8:1 क्यों करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या होता है, भार आपका द्रव्यमान पे आता है, यानी कि द्रव्यमान जितना होता है वो हम लेंगे, और यहाँ पे हम परमाणु संख्या के आधार पर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 का सवाल है कि साइकिल का हैंडल और पहिए के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। आपने देखा होगा कि नई साइकिल हो या फिर कोई भी साइकिल जिसके हैंडल बहुत चमकदार होता है और उसके रिम सब यानी कि जो पहिए के रिम है ना, बहुत चमकदार होते हैं। वो चमकदार क्यों होता है, उसमें विद्युत लेपन के कारण चमकदार होता है, लेकिन किस धातु का उसमें विद्युत लेपन किया जाता है यह आपको बताना है। तो उसमें क्रोमियम धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। ऑप्शन ए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे सवाल है क्या कि किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर डैश प्रभाव उत्पन्न होता है। विलयन पे विद्युत धारा प्रवाह, तो विलयन पे विद्युत धारा प्रभाव की जाना वो हमारा रासायनिक प्रभाव है। ये याद रखिएगा आप लोग कि रासायनिक प्रभाव जो है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, अगर विलयन से विद्युत धारा प्रभावित हो रही है तो हम उसे हमेशा क्या कहेंगे, रासायनिक प्रभाव ही कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बातें क्वेश्चन नंबर 19 पे। विद्युत धारा उत्पन्न करता है, सवाल ये सेम सवाल हो गया हमारा कि विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, तो विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है, कौन से प्रभाव उत्पन्न करता है, ये को बताना है कि क्या केवल वो उसमें प्रभाव उत्पन्न करता है, केवल रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करता है, केवल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, या फिर उसमें रासायनिक एवं चुंबकीय तीनों प्रभाव उत्पन्न करता है। तो मैंने कहा था कि विद्युत धारा हमारे तीनों प्रभाव उत्पन्न करता है, डिपेंड करता है चालक पे कि ये चालक किस तरह का है, ठीक है। अगर चालक बल्ब है तो उसमें प्रभाव होगा, अगर विलयन है तो रासायनिक प्रभाव होगा, अगर कोई जनित्र है जैसे जनित्र मोटर हो गया, ठीक है, या फिर जनरेटर हो गया, तो उसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, ठीक है। चुंबकीय प्रभाव के बारे में मैंने कहा कि आप लोग आगे की कक्षाओं में बहुत अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। क्लास 10 में जब आएंगे तो चुंबकीय प्रभाव आपको पढ़ना होगा, ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है सवाल, आग लगने पर फायरमैन पानी का उपयोग करने से पूर्व उस क्षेत्र के मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देता है, ऐसा क्यों करता है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि आपने देखा होगा कि कहीं पर अगर आग लग गई है और वहाँ पे अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है तो फायरमैन क्या कहता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई को पहले बंद कर देता है, उसके बाद ही वो क्या कहता है वहाँ पे पानी की बौछार करता है, ठीक है। तो फायरमैन पानी का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति को बंद कर दिया, क्यों कर देता है, इसका आंसर आपको बताना है। क्यों करता होगा ऐसा, क्या बिजली को बचाने के लिए ऐसा करता है, विद्युतीय उपकरण को जल से बचाने के लिए ऐसा करता है, या फिर ऑप्शन सी को पढ़िए ध्यान से, विद्युतीय उपकरणों पर जल की बूंदें लगने पर आग लग सकती है क्योंकि जल विद्युत का सुचालक है, क्या इस प्रभाव के लिए करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। क्या क्यों राइट आंसर है, क्योंकि जल जो है विद्युत का सुचालक है, और अगर जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे अगर हम विद्युत आपूर्ति को बंद ना करें तो हो सकता है कि हम आग को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, आग हमारा काबू में ही नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही हम वहाँ पे पानी की बौछार करेंगे, विद्युतीय उपकरण में पानी का बूंदें जब लगेगी तो उसमें भी आग लगना स्टार्ट हो जाएगा, आग पकड़ लेगा, ठीक है, और आग तेज़ी से हमारा बढ़ने चल जाएगा। क्योंकि जब भी हमारा
इलेक्ट्रिक करंट की वजह से अगर कहीं पर आग लगी है तो वहाँ पे हमें पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। हो सकता है वहाँ पे हमें क्या, तब यहाँ पे क्या उपयोग करना चाहिए, बालू का उपयोग करते हैं, भारी मात्रा बालू का उपयोग करते हैं ताकि वो आग दब जाए, ठीक है। और या फिर हम क्या करते हैं, आप सप्लाई को बंद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और यहाँ पे हमारा टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन हमारे यहाँ पे डन होता है चैप्टर 4 से, ठीक है। चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा डन हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया। तो चैप्टर 1, 2, 3 अगर आपने नहीं देखा तो मैंने उसका एक प्लेलिस्ट बनाया है मेरे चैनल पे, आप जाइएगा चैनल पे, तो चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, क्लास 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। वहाँ से आप उस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज़ हैं, इससे पहले वीडियोज़, इसके पहले चैप्टर्स का सभी वीडियोज़ का आप वहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और चलिए आज का सेशन इतना तक ही रखेंगे। आप अपनी तैयारी को करते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए और मस्त रहिए, ठीक है। और चैनल पे नहीं हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का हेल्प मिल सके। सो थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।